Hello students, today we are going to discuss about the thermodynamics. Okay, और आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को कि थर्मोडायनामिक्स 11th का टेल चैप्टर है, राइट ना, मतलब लास्ट वाला चैप्टर है. दैट्स वाई यहाँ से क्वेश्चन आना बड़ा ही कंपलसरी टाइप का होता है और मोस्टली केसेस में देखा गया है, चाहे वो नीट हो जेई हो, सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है. क्लियर है? आप ध्यान रखिएगा बच्चे. सो हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट इसके. चलेगा बच्चे, हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स की. थर्मोडायनामिक्स, ओके. एज वी नो, thermodynamics variables प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड हीट. पॉइंट क्लियर है भाई? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड हीट, ये थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स हैं. अगर इनमें कहीं से कहीं तक चेंज होता है तो उस केस में हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस है सर. क्लियर है? अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये दिस इज द हीट. ओके, हीट बेटा, हीट जो है अब्जॉर्ब भी होती है थर्मोडायनामिक प्रोसेस में और हीट जो है रिजेक्ट भी होती है, राइट ना. सो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम साइन कन्वेंशंस का यूज करते हैं. अच्छा, हीट जो है बेस्ड या हीट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, राइट ना. जैसे हम बात करते हैं हीट, आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा होगा बेटा कि ms डेल्टा टी इन केस ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर. ओके, और आपने एक और पढ़ा है, अगर गैसेस की बात करें, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली हम गैस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हीट जो है NCV डेल्टा टी एंड NCP डेल्टा टी की फॉर्म में हमको मिलती है बेटा. ये CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ गैस और CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गैस. क्लियर है? सो बच्चों एक ध्यान रखिएगा, हीट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. पॉइंट क्लियर है? सो हीट एंड टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड है. इनकी डेफिनेशन भी बेटा आपने पढ़ी है. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. इट इज अ नेचुरल फिनोमिना. कौन सा? नेचुरल फिनोमिना. हीट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर नेचुरल वे में फ्लो करती है. ओके, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ये भी कहते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो नेचुरल लॉ है. ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी हॉट बॉडी को अगर हम इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो उस केस में वो धीरे 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 क्या होगी, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को गेन करेगी. पॉइंट क्लियर है, राइट ना. या थर्मल इक्विलिब्रियम लाने के केस में हीट को रिजेक्ट करना स्टार्ट करेगी. पॉइंट क्लियर है? गुड. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम. ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम अगर हम लेते हैं तो बोलते हैं बेटा ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम. ओके, अगर ओपन सिस्टम थर्मोडायनामिक्स है तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक कंसीडर कर लेता हूं अ कप ऑफ टी. ओके, ओपन कप ऑफ टी. ठीक है, और इसमें टी है लेकिन कैसी है बेटा? हॉट कप ऑफ टी है. क्लियर है? तो इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर हीट, भाई हीट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ से, राइट ना. टेम्परेचर भी और वॉल्यूम एंड प्रेशर तीनों के तीनों इफेक्ट कर रहे हैं. मतलब इसमें इन्वायरमेंट के साथ में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड हीट सभी का एक्सचेंज हो पा रहा है. क्लियर? दैट्स व्हाई हम इसको बोलेंगे ओपन सिस्टम. तो ऐसा कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम जिसकी बाउंड्री जो है हीट का एक्सचेंज करती हो, किसके साथ में? इन्वायरमेंट के साथ में. टेम्परेचर का एक्सचेंज करती हो इन्वायरमेंट के साथ में. प्रेशर, वॉल्यूम को भी एक्सचेंज कर रही हो. क्लियर है? अच्छा, अगर हम सेकेंडली बात करते हैं तो बच्चे मेरे पास आता है सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम, क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम बच्चों, क्लोज सिस्टम की अगर बात की जाए तो क्लोज सिस्टम में हम इसी को अगेन सुटेबल एग्जांपल यही है, इसी को हम ले लेते हैं. बट अभी हमने क्या किया बेटा कि इस पर एक कार्डबोर्ड रख दिया या इस पर एक प्लेट रख दिया जो क्या कर रही है, इसको कंप्लीटली क्लोज करने का काम कर रही है. अब यहां ध्यान दीजिएगा, अ कप ऑफ टी जो कि हमने क्या कर रखा है बेटा, इसको कवर कर रखा है बाय मींस ऑफ प्लेट. ओके, बट प्लेट जो है थर्मल कंडक्टिविटी शो करती है या हीट की कंडक्टर है. दैट्स व्हाई हीट तो ट्रांसफर हो सकती है लेकिन प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. तो आप ध्यान रखिएगा, क्लोज सिस्टम में टेम्परेचर एंड हीट जो है एक्सचेंज हो सकती है लेकिन वॉल्यूम एंड प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. पॉइंट क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली अगर बच्चे हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्ड टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम हमारे पास हो जाता है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम.
आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। बच्चे थर्ड टाइप का जो सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आपने देखा है कि थर्मस फ्लास्क अगर हम ले लेते हैं तो आप देखते हैं कि थर्मस फ्लास्क में जो चीज जिस टेम्परेचर पे कंटेन की जाती है उसी टेम्परेचर पे मेंटेन होती है। क्लियर है? हाँ, ये जरूर है कि आइडियली कंडीशन जनरेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो इस केस में प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड हीट तीनों ही क्या है बेटा? कांस्टेंट है। मींस यहाँ पर ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड हीट ये एक्सचेंज नहीं हो रही किसके साथ में? इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। सो आइसोलेटेड सिस्टम में अपनी बाउंड्री के अबाउट या बाउंड्री में कोई भी एक्सचेंज नहीं करता प्रेशर, टेम्परेचर, हीट एंड आपका वॉल्यूम। पॉइंट क्लियर? गुड। आगे चलते हैं बच्चे। अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर है? सो ये डिपेंड करते हैं कि साइन कन्वेंशंस के साथ साथ में वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेंगे, वही वर्क डन सिस्टम ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है। क्लियर है? तो वर्क डन का जो हम जनरल फार्मूला जानते हैं बच्चों, आप लोगों ने काइनेमेटिक्स के अंदर इनिशियली पढ़ा है कि वर्क डन एफ वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहां पर हम क्या करते हैं बच्चे, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं और थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमने एक पिस्टन को लिया बेटा। ठीक है, एक पिस्टन को लिया और इस पिस्टन को इसकी फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन की तरफ इसको मूव किया। पॉइंट क्लियर है? जब हम इसको मूव करेंगे तो देखिएगा इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कांस्टेंट है। ओके, सो और ये डिस्प्लेस होगा कितना भाई? हमने कहा x डिस्प्लेस हुआ, राइट? सो अगर आप ध्यान दीजिएगा कि एरिया इनटू लेंथ क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स व्हाई अगर मैंने क्या किया कि यहाँ पर फोर्स तो F है जो कि यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट x है, डिवाइड बाई एरिया। ओके, डिवाइड बाई एरिया इनटू मल्टीप्लाइड बाय एरिया अगर मैंने कर दिया तो बच्चे यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? प्रेशर। ठीक है, और ये क्या बनाएगा बेटा? वॉल्यूम। बट ये वॉल्यूम कौन सा है? चेंज इन वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम कितना था? पहले वॉल्यूम इतना था सर इसका, राइट? और अगेन वॉल्यूम कितना बचा? ये बचा। मींस यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम आया है वो क्या है? V2 से V1। क्लियर है कि नहीं? दैट्स व्हाई इस टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे P डेल V से। दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल्स टू P डेल V। वर्क डन इज इक्वल्स टू P डेल V। क्लियर है कि नहीं है? वेरी गुड। अब देखिएगा बच्चों, अगर ये मेरे पास वर्क डन है तो वर्क डन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज है। अगर यहाँ पे सिचुएशन ऐसी भी होती V1 से V2 हम जा रहे हैं तो इस केस में प्रेशर इनटू डेल V। ओके, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं कि सर यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, राइट ना? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो उस केस में तो वर्क डन जीरो होगा। पॉइंट क्लियर? तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग PV इज इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन से जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? अगर मुझे बोला जाए कि सर यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर देखेंगे P डेल V इज इक्वल्स टू NR, इसको क्या पुट कर सकते हैं? डेल T। ओके, सो डेल P डेल V की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? NR डेल T। दैट्स व्हाई यहाँ पर वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पुट कीजिएगा। सो वर्क डन हो जाएगा मेरे पास NR डेल T। ओके, और जो आपकी लिमिट्स हैं V1 से V2 वो कन्वर्ट हो जाएंगी T1 से T2 की तरफ। पॉइंट क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो वर्क डन इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, या थर्मोडायनामिक्स लॉ, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक्स जीरोथ लॉ, थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ। ओके, इन्हीं पर पूरा थर्मोडायनामिक्स का कैलकुलेशन बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्लियर है? इन्हीं को थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हमारे पास 80% थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन इजी वे में हो जाते हैं। ठीक है, 20% के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बेटा हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, अननोन क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखो किस टाइप से हमारा टॉपिक इजी हो जाता है।
ओके चलेगा। हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स लॉ। लॉस ओके, तो थर्मोडायनामिक्स लॉज में फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बच्चे थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो देखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, इफ वी गिवन अ हीट टू अ सिस्टम व्हिच कैन डू अ वर्क then the given heat equals to the change in internal energy of the system and work done by the system. ओके सो अगर बेटा डेल Q इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे डेल U प्लस P डेल V लिखते हैं तो चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। क्लियर है कि नहीं है? सो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हीट हमने किसी सिस्टम को दी है या उस सिस्टम से ली है, राइट ना, गिवन और टेकन हीट, यहाँ पे गिवन और रिजेक्ट या एब्जॉर्ब और रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी है, राइट ना, और ये वर्क डन है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है बेटा? इंटरनल एनर्जी। ओके इंटरनल एनर्जी, आप लोगों ने केटीजी में इंटरनल एनर्जी को पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाफ बाई 2 nRT। पॉइंट क्लियर है? या NKT फॉर्म में पढ़ा हुआ है आपने, बिल्कुल। F क्या है बेटा? डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स, R आइडियल गैस कांस्टेंट, एंड T टेम्परेचर। पॉइंट क्लियर? बच्चों इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर R की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो मोस्टली केसेस में फिजिक्स में R की वैल्यू आप 25/3 पुट कीजिएगा, ठीक है, या फिर 8.314 पुट करेंगे। पॉइंट क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा? 3 होता है, मोनो एटॉमिक, ठीक है। और अगर हम डायटोमिक की बात करते हैं तो बच्चे डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बेटा? 5 होता है, ठीक है। और पॉलीएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक के लिए फिर अकॉर्डिंगली हमें वैल्यूज को देखना है, ठीक है, चलेगा। अब बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन हमको देखना है, तो साइन कन्वेंशन के लिए आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर हमको डेल क्यू को पॉजिटिव लेना है तो इसके लिए क्या होगा सर, अगर हीट अब्जॉर्ब होती है, अब्जॉर्ब, ओके, या हीट गिवन है, हीट दी जा रही है सिस्टम को, उस केस में पॉजिटिव लेंगे। अगर बेटा हीट रिजेक्ट होती है, रिजेक्ट के केस में इस साइन कन्वेंशन को क्या लेना है बेटा? नेगेटिव लेना है। पॉइंट क्लियर है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर राइज होता है, इफ टेम्परेचर राइज, राइट ना, इफ टेम्परेचर राइज देन साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, इफ टेम्परेचर डिक्रीज देन साइन कन्वेंशन नेगेटिव। पॉइंट क्लियर है? अच्छा बेटा ध्यान दीजिएगा, वर्क डन डिपेंड ऑन द वॉल्यूम। इफ वॉल्यूम राइज करता है, राइट ना, उस केस में इसको क्या लेना है बेटा? पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो उस केस में इसको क्या लेना है? नेगेटिव। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन फिजिक्स में बेटा सिर्फ 70% ही लगते हैं, राइट ना, बाकी के डिफरेंट है, 30% कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी कभी वो लोग जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि सर ये आ रहा था, ये आ रहा था। बच्चे वहां से कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, ध्यान रखिएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, लिटिल डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपके क्वेश्चंस रॉन्ग होने की स्थिति में आ जाते हैं। पॉइंट क्लियर? अच्छा एक बात और आप ध्यान दें, यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं आप ध्यान दीजिएगा, हमने इसको हीट प्रोवाइड किया, इसने कितना हीट इंटरनल एनर्जी के लिए प्रोवाइड किया और कितना वर्क डन में कन्वर्ट किया, राइट ना, इट इज नॉट इंडिकेट अबाउट द चेंज of heat into work done, how much heat change into work done और internal energy, कोई इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड नहीं करता। फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन, कंटिन्यूअस हीट का वर्क डन में कन्वर्जन नहीं होता, राइट ना। थर्ड जो है यहाँ पर आपको आता है कि भाई जो हीट है उसके फ्लो की डायरेक्शन हमको मेंशन नहीं करता, राइट ना, मींस डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बारे में कोई इंडिकेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं देता। दैट्स व्हाई देयर आर 3 लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशंस, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउ मच हीट ट्रांसफर इनटू वर्क, okay, there is no information about the heat
convert continuous or discontinuous in the work. Okay, and third, there is no information about the flow of heat या direction of flow of heat. Point clear है? Okay, okay, चलिएगा, move forward. हमने लिमिटेशंस लिख लिए इसके, लिमिटेशंस. ओके, सो लिमिटेशंस क्या हो गए बच्चे? फर्स्ट लिमिटेशंस, नो इंफॉर्मेशन अबाउट, है ना, हाउ मच हीट कन्वर्ट इनटू वर्क एंड discontinuous change in work. ओके, सेकेंड लिमिटेशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, नॉट इंडिकेट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. पॉइंट क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चे, है ना. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. इन लिमिटेशंस को एलिमिनेट करने के लिए जीरोथ लॉ जो है इंट्रोड्यूस किया गया, राइट ना. जीरोथ लॉ जब इंट्रोड्यूस किया गया तो जीरोथ लॉ ही डिफाइन करता है टेम्परेचर को. ओके, आप लोगों ने टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ी होगी बेटा, है ना, या हीट का डेफिनेशन पढ़ा होगा, हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. पॉइंट क्लियर है? वो जीरोथ लॉ का ही एक कंक्लूजन है एक तरीके से. पॉइंट क्लियर है? सो ध्यान दीजिएगा, जीरोथ लॉ क्या कहता है, अगर हमारे पास 2 और मोर देन 2 बॉडीज हैं एंड इट हैज द थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स होता है हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ऑल बॉडीज हैज सेम प्रॉपर्टी. पॉइंट क्लियर है? सो बच्चे ध्यान दीजिएगा, ए बी सी देयर आर 3 बॉडीज एंड आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. किसमें बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम में. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इस केस में इन सभी के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं. If there are body in the thermal equilibrium, then it have same property which is known as temperature. Point clear है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा. जीरोथ लॉ डिफाइन द टेम्परेचर. जीरोथ लॉ डिफाइन टेम्परेचर. जीरोथ लॉ डिफाइन टेम्परेचर. पॉइंट क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट जो टर्म आती है वो आती है, लॉज आता है, टर्म नहीं, सेकंड लॉ जीरोथ लॉ है ना. सेकंड पॉइंट पर जीरोथ लॉ आता है, थर्ड पॉइंट पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. बच्चे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली नेचुरल लॉ है. कौन सा लॉ है भाई? नेचुरल लॉ या लॉ ऑफ नेचर. ठीक है, लॉ ऑफ नेचर. ठीक है, इसको लॉ ऑफ नेचर कहें मच बेटर है. लॉ ऑफ नेचर मीन्स इट इंडिकेट या इट इन्फॉर्म दैट द हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इटसेल्फ. पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे क्या कहा जा सकता है, हीट ऑलवेज फ्लो from higher temperature to lower temperature itself. Okay, अब यहाँ पर भी क्या हुआ, there are 2 basic conclusion statement of second law of thermodynamics. कौन कौन से बेसिक कंक्लूजन स्टेटमेंट हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट. केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो डिफाइन करता है सेकेंड लॉ को. क्या बोलता है भाई केल्विन प्लांक स्टेटमेंट? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ इंजन विच कन्वर्ट total heat into work.
ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते जो हीट को, टोटल हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट कर दें। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, टोटल वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट टोटल हीट इनटू वर्क। ओके, यहीं पे जो डिफरेंस क्रिएट करता है उसी की वजह से हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, राइट ना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ इंजन to convert total heat into work, total heat into work। पॉइंट क्लियर है, टोटल हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर है। सो बच्चे यही इसने बोला, इट मींस वर्क डन is directly proportional to heat, that means W is work done is equals to JH, here J mechanical equivalent, mechanical equivalent, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। पॉइंट क्लियर है। सो मैकेनिकल इक्विवेलेंट, यहां पर बेटा आपसे क्वेश्चन आ जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट में, इसका यूनिट, ओके, यूनिट क्या बनेगा बेटा, जूल पर कैलोरी, एंड डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे, m0 l0 t0। समझ में आया बात, क्लियर है। सो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट स्टेटमेंट डिफाइन करता है इंजन को, राइट ना, हीट इंजन के लिए ये इस पर ही बेस्ड है हमारा हीट इंजन। ओके, सो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है क्या बेटा, हीट इंजन, हीट इंजन बेस्ड, हीट इंजन based on Kelvin Planck statement, और बेटा बोल सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर ही आपका हीट इंजन बेस्ड है। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, हीट इंजन बेस्ड है, कार्नोट इंजन बेस्ड है, राइट ना, यहाँ पे ये भी कहा सकता है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन क्या है भाई, कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी 100%, इट इज अ हाइपोथेटिकल, ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी इंजन पॉसिबल नहीं है जो 100% एफिशिएंसी दे, लेकिन कार्नोट इंजन इज अ हाइपोथेटिकल इंजन which have 100% efficiency, okay, and working substance ideal gas। पॉइंट क्लियर है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, है ना, चलेगा। इसको हम ड्राइव करते हैं, लेकिन उससे पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड स्टेटमेंट और देखते हैं, राइट ना, फिर अगेन हम उसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो बच्चे हम बात कर रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट, ओके, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है बच्चे, आप ध्यान दीजिएगा। क्लॉसियस ने बोला इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ self-acting machine which transfer heat from lower temperature to higher temperature without any add, okay, without any add का मतलब आप समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, आपको एसी, आपने सभी ने देखा है एसी वर्क करता है, राइट ना, अगर एसी को हम लाइट प्रोवाइड ना करें तो क्या एसी हमारे रूम से हीट को निकालकर एनवायरनमेंट जो कि हायर टेम्परेचर पे है उसको प्रोवाइड कर सकता है? नहीं। अगर ऐसा होता तो आप सुनिएगा, यहाँ पर यह भी पॉसिबल था कि अगर मुझे गर्मी लगती है तो मैं एसी के सामने बैठ जाता हूँ, राइट ना, और जब मुझे ज्यादा गर्मी लगती है तो एसी चालू कर लेता हूँ। पॉइंट क्लियर है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि विदाउट हीट के या एनर्जी सप्लाई के जो एसी है वो हीट को लोअर टेम्परेचर मींस रूम टेम्परेचर से निकालकर हायर टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे प्रोवाइड नहीं कर सकती, राइट ना, या फ्लो नहीं कर सकती। पॉइंट क्लियर है, इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो देखिएगा ये क्या था, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, या इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ मशीन, या रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ रेफ्रिजरेटर
refrigerator to transfer heat from lower temperature to higher temperature without any add. ओके बिना किसी मदद के लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. पॉइंट क्लियर है. देन हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सर रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन क्लॉसियस स्टेटमेंट. और बच्चे फाइनली हम बोल सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्लियर है. इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा. ओके चलेगा. इफ वी मूव फॉरवर्ड देन हम डिजाइन करते हैं इनके फॉर्मुलेशन रेफ्रिजरेटर का एंड कार्नोट इंजन का. क्लियर है. एंड हीट इंजन का. हीट इंजन है प्रैक्टिकल इंजन और कार्नोट इंजन है हाइपोथेटिकल इंजन. ओके विच हैज अ एफिशिएंसी 100%. ओके इनके फॉर्मुलेशन से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं बेटा. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसके फॉर्मुलेशन क्या है. अच्छा यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखना है. एक और कॉन्सेप्ट जो आ जाता है, वैसे उसे कहा जाता है थर्मोडायनामिक्स थर्ड लॉ या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके नसर्ट ने प्रोवाइड किया था इसको. ये जो है वो एंट्रोपी के बारे में बताता है. एंट्रोपी क्या है बेटा? एंट्रोपी रैंडमनेस, राइट ना, रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम, राइट. या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे एनवायरनमेंट का एंट्रोपी लगातार क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है. वाई? बिकॉज यहाँ पर जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं हीट कंटिन्यूस इमिट हो रही है बाई मीन्स ऑफ जनरेटर्स, ट्रैक्टर्स, इंजन्स, राइट ना, वर्नर्स. ठीक है, तो कंटिन्यूस हमारे एनवायरनमेंट की एंट्रोपी क्या हो रही है बेटा? राइज हो रही है. दैट्स वाई हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इंप्रूव हो रही है, लगातार इंक्रीज कर रही है, राइट ना. साल दर साल जो है ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है. ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट भी लेके आते हैं. एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी. सो इसको बोलते हैं रैंडमनेस, है ना बेटा? रैंडमनेस ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम. क्लियर? थर्मोडायनामिक सिस्टम. ठीक है, यहाँ पर एंट्रोपी के अलावा बेटा हमारे पास एक्सरी. ओके जैसे एनर्जी होती है एक्सरी. एक्सरी भी एक टर्म है, ध्यान रखिएगा. एक्सरी होता है इट इज द अवेलेबल एनर्जी, इट इज द अवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क. ओके एक्सरी क्या होती है? अवेलेबल एनर्जी टू डू वर्क. और एंट्रोपी क्या होती है? अवेलेबल एनर्जी नॉट टू डू वर्क. क्लियर? सो एक्सरी याद रखिएगा. एनर्जी जो है उसी में अगर एन की जगह एक्स को लगा दिया जाए तो एक्सरी होता है ना. अवेलेबल एनर्जी to do work. Available energy to do work is known as auxiliary, and available energy to do not work, okay, is known as entropy. Okay, fine. चलेगा. अब बात करते हैं बेटा कार्नोट इंजन. कुछ बच्चे कार और नॉट को सेपरेट लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं करना है. कार्नोट है ना, सेपरेट नहीं करना है. कार्नोट इंजन, राइट ना, कार्नोट इंजन it is a hypothetical engine. It is a hypothetical engine. It is a hypothetical engine. It have 100% efficiency and it has 100% efficiency and working substance, ideal gas, and working substance आइडियल गैस. बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, मोस्टली केसेस में जितने भी इंजन हैं या बर्नर्स हैं उनमें सभी में हम कोशिश करते हैं
कि जो हमारा फ्यूल है उसको गैसियस फॉर्म में ही बर्न किया जाए, ठीक है, बिकॉज गैसियस फॉर्म होने की वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ में उसका कॉम्बिनेशन इंक्रीज हो जाता है, दैट्स वाई वो अपना कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उसको प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप थर्मल पावर प्लांट में देखेंगे तो बच्चों थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला है, राइट ना, स्टोन वाला कोयला जो है उसको भी क्या किया जाता है बेटा, ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंड करके ही उसको बर्न किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने कोक को सुना होगा, कोक कोयला, ठीक है, लकड़ी से ज्यादा बेटर कोयला जो है, वुड से ज्यादा बेटर कोयला आपको हीट प्रोवाइड करता है, पॉइंट क्लियर। इसीलिए हम जनरली यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने एक स्टॉप भी देखा होगा, जो कैरोसिन ऑयल वाला स्टॉप आता है, उसमें जस्ट एक पंप लगा रहता है, उससे हम क्या करते हैं, एयर को प्रेशराइज करते हैं और देन फ्लूइड जो है गैसियस फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है, उसका बर्निंग क्वालिटी प्रॉपर इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सो वर्किंग सब्सटेंस मोस्टली केसेस में गैस होता है, लेकिन अगर हम कार्नोट इंजन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपका आइडियल गैस होगा, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइडियल गैस कार्नोट इंजन के केस में Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2, ये फर्स्ट कंडीशन है, ओके। और देन अगर हम बात करते हैं इफिशियंसी की, इफिशियंसी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इफिशियंसी क्या होता है, ठीक है, इफिशियंसी, ओके। सो आउटपुट ऑन विद रेस्पेक्ट टू इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट इनटू 100%, ओके, 100 क्या होता है बेटा, इफिशियंसी, ये परसेंट में रिप्रेजेंट की जाती है। अच्छा, एक बात बताइएगा, अगर मेरे पास एक इंजन है या आइडियल इंजन है तो उस केस में आउटपुट उसका क्या होता है बेटा, उसने क्या वर्क किया और उसको हमने कितना हीट प्रोवाइड किया, पॉइंट क्लियर है, दिस इज द इफिशियंसी, इफिशियंसी, पॉइंट क्लियर, ओके। अगर मैं यहाँ पे देखिएगा बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा, हीट इंजन एंड आइडियल इंजन में या कार्नोट इंजन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कार्नोट इंजन हैज अ मैक्सिमम एफिशिएंसी which may be 100%, but practical engine not have, या heat engine not have 100% efficiency, always less than efficiency कार्नोट इंजन, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे कहता कि कार्नोट इंजन की इफिशियंसी जो है ग्रेटर देन क्या हो सकती है बेटा, या होती है प्रैक्टिकल इंजन, हीट इंजन, ये चीज ध्यान रखिए, हीट इंजन, ठीक है। अच्छा, अब हम एक इंजन डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, वो दोनों के लिए ही सुटेबल है, कार्नोट इंजन के लिए भी और आपका प्रैक्टिकल इंजन के लिए भी, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल इंजन कार्नोट इंजन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि कार्नोट इंजन जो है कंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है, वर्किंग सब्सटेंस ऑलवेज आइडियल गैस होता है, ठीक है, और इसका जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, राइट ना, और लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर जो है मिनिमम टेम्परेचर पे होता है और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ऑलवेज हाई टेम्परेचर पे होता है, क्लियर है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिएगा, हम बात करते हैं इसमें हीट इंजन, ये दोनों के लिए ही है, ध्यान रखिएगा, हीट इंजन, हीट इंजन। अगर बेटा हीट इंजन के बारे में बात किया जाए तो हमने क्या किया, एक हायर टेम्परेचर रिजर्वायर बनाया, ओके, देन एक लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर बनाया और इससे वर्क डन को आउटपुट किया। सो वर्क डन कितना मिला यहाँ से, W, इसने इधर से हीट कितना एब्जॉर्ब किया, Q1, इसने इसको हीट कितना रिजेक्ट किया, Q2, राइट ना। सो हीट इंजन जो है यहाँ पर हायर टेम्परेचर पे जो है उसको बोलेंगे हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर। बेटा ये रिजर्वायर क्या होते हैं, रिजर्वायर जो है वो हीट को कंटिन्यूअस प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और साथ साथ में यहाँ पर जो हीट है, राइट ना, या इसका जो टेम्परेचर रिजर्वायर का वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है ना, कंटिन्यूअस प्रोवाइड द हीट एंड टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट, ओके। तो ध्यान रखिएगा, T1 टेम्परेचर हमेशा T1 रहेगा, चाहे इसमें से कितनी भी हीट को हम अब्जॉर्व करें या ये कितना भी हीट सप्लाई करे, पॉइंट क्लियर। सिमिलरली जो लो टेम्परेचर पे रिजर्वायर होता है इसको बेटा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को सोर्स भी बोलते हैं, सोर्स, पॉइंट क्लियर, सोर्स, ओके। लो टेम्परेचर रिजर्वायर T2 टेम्परेचर पे होता है, इसको बच्चे हम सिंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंक। सो लो टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, रिजर्वायर, ठीक है, इसका टेम्परेचर भी कभी भी चेंज नहीं होता। इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट जो है, कितने सारे इंजन्स, बर्नर्स, राइट ना, ये सब कुछ डेली बेसिस पे चलते हैं
उसके बावजूद भी हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है कि नहीं, राइट ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इन्वायरमेंट को जनरली सिंक या लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरह बिहेव कराते हैं इन केस ऑफ हीट इंजन, और रेफ्रिजरेटर के केस में इसको उल्टा कर देते हैं बेटा, ठीक है। लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। अब बताइएगा यहां से हमने हीट कितना एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब है ना, कितनी आई Q1। सो भाई Q1 इज इक्वल टू किधर जाएगी बेटा, वर्क डन प्लस Q2 हीट रिजेक्ट, पॉइंट क्लियर। दैट्स व्हाई W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q1 माइनस Q2। अगर यहाँ पे एफिशिएंसी की बात की जाए तो आउटपुट अपन इनपुट, तो बच्चे आउटपुट कितना है यहाँ पर, वर्क डन, इनपुट कितना है बेटा यहाँ पर Q1 इंटू 100%। बच्चों अगर मैं W की वैल्यू पुट करता हूँ तो Q1 माइनस Q2 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा Q1 इंटू कितना 100%। पॉइंट क्लियर है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, Q1 को डिवाइड करते हैं तो Q2 अपॉन Q1 इंटू बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। ओके, दिस इज द इफिशियंसी। ओके, इफिशियंसी किसकी फॉर्म में है, हीट की फॉर्म में। बट एज यू नो कि हीट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, दैट्स वाई हीट को टेम्परेचर की फॉर्म में भी पुट किया जा सकता है। सो क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, हीट की फॉर्म में हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। ओके बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हीट इंजन एंड आपका कार्नोट इंजन की जो फॉर्मुलेशन है सेम है, बस फर्क इतना है कि हीट इंजन की इफिशियंसी ऑलवेज लेस देन कार्नोट इंजन होती है, ठीक है, ध्यान रखना चलेगा। सो ये फॉर्मुलेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, efficiency of heat engine Carnot engine equals to work done upon Q1 into 100 equals to 1 minus Q2 upon Q1 into बेटा 100। ओके, और सेकंड हमारे पास 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100, यही फॉर्मुलेशन है बेटा हमारे पास, ठीक है। अगर हमको Q1 प्रोवाइड दिया है, राइट ना, T1 T2 प्रोवाइड किए हुए हैं, तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर देना बेटा। मोस्टली केसेस में क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मुलेशन को इक्वल करने पर बन जाता है। पॉइंट क्लियर है, इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। W अपन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपन T1, यहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस कार्नोट इंजन हीट इंजन के हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। एक बात और इम्पॉर्टेंट है बेटा कि टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा, लेकिन जब सिंगल टेम्परेचर हो तो हमें केल्विन में पुट करना है। जब डिफरेंस होगा तो उस केस में आपको डिग्री में भी पुट कर दोगे तब भी चलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मोस्टली केसेस में बच्चे जब सॉल्यूशन करते हैं तो 0 डिग्री प्रोवाइड होता है, उस केस में 0 पुट कर देते हैं, आंसर 100% वाला केस बन जाता है, जो कि आपका गलत है। क्लियर है, तो बच्चों इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको कि हमको जब भी टेम्परेचर सिंगल फॉर्म में दिया होगा तो वैल्यू को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेम्परेचर को, डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन इस टाइप से करते हैं T1 माइनस T2 अपॉन T1, इस केस में T1 माइनस T2 की वैल्यू अगर हम डिग्री सेल्सियस में भी रखेंगे चलेगा, पॉइंट क्लियर है। लेकिन सिंगल T1 की वैल्यू केल्विन में ही पुट करना पड़ेगा आपको, बिकॉज टेम्परेचर का डिफरेंस, राइट ना, केल्विन में और डिग्री में दोनों में सेम होता है। क्लियर है, वेरी गुड, चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब इंजन के बारे में हमने बात किया तो बेटा हमने कहा था कि यहाँ पर हम इफिशियंसी चेक करते हैं, लेकिन जब रेफ्रिजरेटर के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP, ठीक है, चलेगा। हम रेफ्रिजरेटर डिजाइन करते हैं, रेफ्रिजरेटर बच्चे, रेफ्रिजरेटर जो है हम इस टाइप से बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर T2 टेम्परेचर जो है सोर्स का टेम्परेचर है, रेफ्रिजरेटर के केस में T2 टेम्परेचर सोर्स का है और इन्वायरमेंट सिंक का काम करता है। T1 टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे है, रेफ्रिजरेटर को हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है, दैट्स व्हाई वर्क डन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो हीट हमने एब्जॉर्ब की है वो है Q2, और जो हीट हमने इन्वायरमेंट में रिजेक्ट की है वो है Q1। पॉइंट क्लियर है, इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये सोर्स है, दैट्स वाई हायर टेम्परेचर पे होगा सोर्स यहाँ पर, जो कि T2
है, राइट ना? नहीं, यहाँ पे T2 जो है लोअर टेम्परेचर पे है, ध्यान रखिएगा, सोर्स यहाँ पर लोअर टेम्परेचर पे। आपका एसी किधर लगा है? आपका एसी जो है रूम के अंदर लगा हुआ है, रूम का टेम्परेचर हमें इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से कम रखना है, दैट्स वाई T2 की वैल्यू हमेशा कैसी होगी बेटा? लोअर रहेगी, ठीक है। T1 की वैल्यू क्या है? हायर है। यहाँ पे सिंक जनरली इन्वायरमेंट काम करता है हमारा, क्या करता है बेटा? इन्वायरमेंट। पॉइंट क्लियर? चलेगा। अब बच्चों यहाँ अगर मैं आपसे कहता Q1 इज इक्वल टू कितना, सो Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, दैट मीन्स W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। पॉइंट क्लियर है बच्चों? यहाँ पर हम रेफ्रिजरेटर के केस में COP निकालते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP। कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है बेटा, यहाँ ध्यान रखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास होता है कि हमने कितना हीट रिजेक्ट किया, कितना हीट एब्जॉर्ब किया और कितना उस पर वर्क डन किया, कितना हीट एब्जॉर्ब किया, कितना उस पर वर्क डन किया, उसका रेशियो हमारे पास क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको हम परसेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते। पॉइंट क्लियर? सो Q2 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं बेटा? Q2 तो Q2 ही रहेगा, लेकिन W को लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। ओके, सिमिलरली यहाँ पर इसको टेम्परेचर की फॉर्म में T2 अपॉन T1 माइनस T2 लिखा जा सकता है। पॉइंट क्लियर है सभी को? वेरी गुड। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर है बेटा, क्या है? रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब COP को बीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, सो Q2 अपॉन W इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। बेटा यहीं से बहुत सारे रेफ्रिजरेशन के क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं। पॉइंट क्लियर है? अगर उसने कहा कि हमने कितना हीट रिजेक्ट किया, तो बेटा W में से हम वैल्यू Q1 निकाल सकते हैं आसानी से, Q2 और W हमारे पास यहाँ होगा। क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक चलेगा। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कार्नोट इंजन या कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट हीट इंजन, इस टाइप के आपको टर्म्स मिलेंगी। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि अगर COP एंड इफिशियंसी में रिलेशन ये आपको देता है या पूछता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है? बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन या हीट इंजन। पॉइंट क्लियर है? तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलेगा। थर्मोडायनामिक्स में जो नेक्स्ट आपके पास आता है थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने KTG के अंदर, राइट ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर पढ़ा हुआ है अच्छे से। देयर इज अ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलू-शॉक लॉ, ओके। सो आइसोबैरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़े हमने, क्लियर है? वही प्रोसेसेस को हमें यहाँ पर एड ऑन करना है, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस को भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। पॉइंट क्लियर? चलेगा, आगे चलते हैं। बच्चे ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, सो बच्चे थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात की जाए, सो फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास जो होती है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस या ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस, ओके। अच्छा, अगर बेटा यहाँ पर इस प्रोसेस में आइडियल गैस हो, तो उस केस में इसका जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो भी जीरो होता है। पॉइंट क्लियर है? ध्यान रखिएगा, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां ध्यान रखें कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है भाई? PV=nRT, देन R कांस्टेंट, N कांस्टेंट, T कांस्टेंट है ही, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? PV=कांस्टेंट, PV=कांस्टेंट, दैट्स व्हाई ये भी कहा जा सकता है P1V1=P2V2। पॉइंट क्लियर? आपने बेटा इसको अच्छे से मालूम है कि दिस इज द बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ बच्चों आपको मैंने KTG में बताया, बॉयल क्या है? बावला है। बॉयल क्या है? बावला। दैट्स वाई टेम्परेचर कांस्टेंट करता है या टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। दैट्स वाई ध्यान रखिएगा, बावला जो होता है वो क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है? बावला, बावला, राइट ना, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, टेम्परेचर कंट्रोल,
ठीक है, तो इस चीज को हम अच्छे से समझें, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, दिस इज द बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट करता है। ओके, अगर बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट करता है तो इस केस में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दैट्स व्हाई अगर हम इंडिकेटर डायग्राम, राइट ना, पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं तो कैसा आएगा बेटा, हाइपरबोलिक। कैसा आएगा बच्चे, हाइपरबोलिक। ठीक है, सो हाइपरबोलिक आएगा ये। ठीक है, अच्छा एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर हम पीवी का ये जंक्शन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है, अगर इससे हम जितना दूर जाएंगे उस ग्राफ का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा, मींस T2 ग्रेटर देन T1, याद रहेगा। ठीक है, T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, हाइपरबोलिक है। ठीक है, T2 ग्रेटर देन T1 है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे मोर देन 2 डायग्राम्स दी हो तो उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि जो जितना दूर होगा उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। क्लियर है। अच्छा एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, ये जो ग्राफ्स हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए पर्टिकुलर ग्राफ होगा, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर। चलेगा, यहाँ हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन आ जाता है सर कि वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस। सो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा भाई, सो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है 2.303, राइट ना, nRT log V2 अपॉन V1। ओके, या फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा P2 अपॉन P1। पॉइंट क्लियर है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ख्याल रखें, 2.023, ओके, nRT log, बेटा log है इसीलिए 2.023 आया। अगर यहाँ पर ln होता तो उस केस में 2.03 हम नहीं लगाते। पॉइंट क्लियर। चलेगा, तो यहाँ क्या आ गया बेटा, P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1। ठीक है, ये वर्क डन है। पॉइंट क्लियर। अच्छा फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है स्लोप। क्या बन जाता है, स्लोप। सो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा आप सभी ने डिफरेंशियल अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं स्लोप निकालने के लिए। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, राइट ना, डिफरेंशिएट द टू वेरिएबल्स विच आर इन मल्टीपल, देन क्या होगा, फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ दो, राइट ना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हम करते हैं डेल पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट का 0। दैट्स व्हाई बच्चे यहाँ ध्यान देना कि स्लोप के बारे में अगर बात की जाए तो बेटा स्लोप क्या होता है, आप देखिएगा अगर मुझे P और V में स्लोप निकालना है तो स्लोप क्या होगा बेटा, ये ये डेल P को रिप्रेजेंट करेगा और ये डेल V को रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स व्हाई ये, ठीक है, सो M स्लोप ग्रेडियंट कितना हो जाता है बेटा, tan थीटा। ओके, और tan थीटा रिप्रेजेंट करेगा डेल P अपॉन डेल V से। ठीक है, दैट्स व्हाई यहां से अगर हम डेल P अपॉन डेल V निकालते हैं, डेल P अपॉन डेल V इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे मेरे पास, ये आ गया माइनस का डेल P अपॉन डेल V। सो P अपॉन V, ओके, दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ। पॉइंट क्लियर है। अच्छा सिमिलरली अगर बच्चों आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो प्रेशर इज इक्वल, यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू माइनस का डेल P अपॉन डेल V अपॉन V। you know very well what is you know this term is known as bulk modulus। क्या होता है बेटा, bulk modulus। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा था bulk modulus, मॉडुलस के, bulk modulus। तो यहां से आता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस द प्रेशर इक्वल्स टू bulk modulus। पॉइंट क्लियर है, राइट ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको अच्छे से। ठीक है, अच्छा हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी आपको एक रिलेशन मिलेगा bulk modulus ऑफ आइसोथर्मल एंड bulk modulus ऑफ एडियाबैटिक, और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ एंड एडियाबैटिक ग्राफ में भी आपको एक रिलेशन देखना है। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे एक और हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन जाता है स्पेसिफिक हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती है बिकॉज यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 0। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है बच्चे यहाँ पे, 0। ठीक है, अच्छा आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर एग्जांपल की बात की जाए तो बेटा मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस है ना, या बॉइलिंग। ठीक है, आप देखते हैं कि भाई जब स्टीम जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है
राइट ना, उस केस में भी क्या होता है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। आइस जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो टेम्परेचर जीरो डिग्री पर जीरो डिग्री पर आइस एंड 0 डिग्री पर वाटर, पॉसिबल है कि नहीं है, पॉइंट क्लियर। सिमिलरली आपने फिर प्रोसेस पढ़ा कि भाई जब वाटर को 100 डिग्री के वाटर से 100 डिग्री की स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसीलिए मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर है ना, कैसी प्रोसेस है बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, पॉइंट क्लियर है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस अगर पूछ लिया जाए तो कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है कि यहाँ पर जो प्रोसेस है वेरी स्लो प्रोसेस है, और ये जो हमारा सिस्टम है उसकी जो वॉल है वो कंडक्टर वॉल्स है, राइट ना, कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए, पॉइंट क्लियर, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना चलेगा। अगेन अगर हम बात करते हैं सेकंड प्रोसेस की, तो सेकंड प्रोसेस है बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चों एडियाबैटिक के लिए मेरी एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि बाहुबली में कटप्पा मामा और एडियाबैटिक में गामा आना जरूरी है, ठीक है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस को अगर हम देखेंगे तो वहां पे गामा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट ना, स्पेसिफिक हीट रेशियो, राइट ना, तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे गामा की रिक्वायरमेंट होती है बार बार, ठीक है। और एडियाबैटिक प्रोसेस वह प्रोसेस है जिसमें जो हीट का एक्सचेंज है इन्वायरमेंट के साथ जीरो होता है, दैट मीन्स हीट एक्सचेंज या चेंज इन हीट इक्वल्स टू जीरो, इंपॉर्टेंट, ठीक है, चेंज इन हीट इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स इट इज अ फास्ट प्रोसेस। भाई कोई चीज फास्ट हो रही है तो उस केस में इंटरनल एनर्जी को ही खर्च किया जा सकता है, राइट ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, वेरी फास्ट प्रोसेस, ओके, वेरी फास्ट प्रोसेस, ओके। सो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको, या हम ये कह सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ठीक है, दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉइंट क्लियर। एडियाबैटिक प्रोसेस में सिमिलरली अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे भी ग्राफ कैसा बनेगा सर, यहाँ पर भी ग्राफ हाइपरबोलिक बनेगा, बट पावर गामा है, दैट्स वाई ये मोर स्टीपर हो जाएगा देन आइसोथर्मल प्रोसेस। मींस आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में अगर हम ध्यान देंगे तो एडियाबैटिक का जो ग्राफ है वो आइसोथर्मल के डाउन जाएगा, मोर स्टीपर होगा, ठीक है, झुका हुआ होगा, पॉइंट क्लियर है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मोर स्टीपर है, ठीक। अच्छा अगर बच्चे यहाँ पे वर्क डन की बात की जाए, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल तो हमने पढ़ ही लिया है ऑलरेडी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर NR T2 माइनस T1 और यहाँ पर क्या है गामा माइनस 1, ओके, इसको हम मेंशन कर सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं P V2 माइनस V1, राइट ना, अपॉन गामा माइनस 1, इस टाइप का हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉइंट क्लियर है। अब सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है सर स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्राफ, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्राफ अगर हम निकालते हैं, सो एज वी नो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, और ये फर्स्ट है ये सेकंड है हमारे पास फंक्शन, इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का डिफरेंशिएशन, सो भाई सेकंड का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, गामा इंटू वी गामा माइनस 1 इंटू डेल वी प्लस सेकंड को छोड़ दो b की पावर गामा इंटू डेल पी, ओके, इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स अगर बेटा मैं यहाँ से स्लोप निकालना चाहता हूँ तो स्लोप क्या निकलेगा, डेल पी अपॉन डेल बी इज इक्वल टू माइनस का बेटा गामा, अच्छा गामा माइनस 1 और गामा कितना डिफरेंस है 1 का, सो दैट मीन्स जब v की पावर गामा माइनस 1 का डिवाइड v की पावर गामा में देंगे तो केवल v बचेगा, नहीं समझ में आया, ऐसे समझो v की पावर 3 और v की पावर 3 माइनस 1, ओके। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर रिमेनिंग, v बचेगा, पॉइंट क्लियर है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर हम निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक v बचा जो कि v क्या होगा, डिनोमिनेटर में आएगा p, सो गामा p अपॉन v, इस टाइप का हमारे पास इक्वेशन मिलेगा, ओके। तो बच्चे इससे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस हमने देखा था, आइसोथर्मल प्रोसेस में केवल यही था स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल ग्राफ, और एडियाबैटिक में गामा एक्स्ट्रा है, पॉइंट क्लियर, माइनस था ही था, तो आप बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो एडियाबैटिक का ग्राफ है वो मोर स्टीपर है देन आइसोथर्मल, तो यहाँ पे एक रिलेशन भी आ जाता है, स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्राफ है ना इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ। ये पॉइंट क्लियर है आपको? ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट ना। सिमिलरली अगर बच्चे मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्रेशर इन एडियाबैटिक, सो प्रेशर इन एडियाबैटिक कितना आ जाएगा बच्चे? प्रेशर इन एडियाबैटिक आ जाएगा डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन वी, ओके, इनटू गामा। नो नो नो, गामा कहाँ आएगा बेटा? अपॉन गामा, क्योंकि पी के साथ गामा है तो डाउनवर्ड आएगा ना बेटा। सो पी के साथ गामा है, दैट्स वाई डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि दिस टर्म इज नॉन एज बल्क मॉडुलस, सो माइनस भी इंक्लूड होगा, सो बल्क मॉडुलस अपॉन गामा, दैट मीन्स द बल्क मॉडुलस 1 अपॉन गामा टाइम्स होता है, या प्रेशर इन एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा टाइम्स ऑफ बल्क मॉडुलस। पॉइंट क्लियर है बच्चों? यहाँ पे आपको कंप्रेसिबिलिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। पॉइंट क्लियर? सो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना, ठीक है, प्रॉपर पॉइंट आ गया समझ में। नेक्स्ट, अगर बेटा यहाँ पे आपसे स्पेसिफिक हीट पूछता है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस कितना होता है बेटा? 0 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेल क्यू की वैल्यू की ही 0 है, दैट्स वाई वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट की 0 आ जाएगी। पॉइंट क्लियर? सो बच्चों सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे दोनों ग्राफ्स को एक साथ बनाता हूँ, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, तो बेटा आप ध्यान रखिएगा ये ग्राफ जो है आइसोथर्मल को प्रोसेस करेगा और डाउनवर्ड ग्राफ जो है एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कौन सा है बेटा? पीवी इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। अगर ये दोनों ही एक्सपांड होते हैं, राइट ना, या कंप्रेस होते हैं, तो उस केस में ये बेटा सिमिलर ग्राफ हमारे पास मिलेगा। क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं बच्चे। हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोबैरिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होती है बेटा? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, मतलब चेंज इन प्रेशर इक्वल्स टू 0 होता है सर, राइट ना। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उस केस में अगर मैं इंडिकेटर डायग्राम बनाता हूं तो इंडिकेटर डायग्राम बेटा कैसा लगेगा आपका? सो प्रेशर इनटू वी, दैट मींस लीनियर लाइन, ओके, पैरेलल टू द वॉल्यूम, यही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे बोला प्रेशर कांस्टेंट है, सो पीवी इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चा मेरे पास? एनआरटी, ओके। सो यहाँ पर इसने क्या किया? प्रेशर को कांस्टेंट किया, प्रेशर हट गया, एनआर कांस्टेंट है, दैट मींस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T या V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, दिस इज द चार्ल्स लॉ। बच्चे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसको कंट्रोल किया गया है? प्रेशर को। और प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? चालू आदमी, राइट ना। जो व्यक्ति चालू है वो क्या करेगा? होशियार है या थोड़ा सा माइंडेड है, तो वो क्या करेगा बेटा? प्रेशर को कंट्रोल करेगा। बच्चों आप एग्जाम में जाते हैं, अगर आपने फोकट में ही प्रेशर ले लिया कि नहीं मेरा होगा नहीं होगा, मेरा क्या होगा, तो बेटा आपका एग्जाम भी कभी अच्छा नहीं जा सकता। लेकिन आपने ये सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा, मैंने जितनी मेहनत की है, जितना मैंने हार्ड वर्क किया है, उससे रिलेटेड जो भी मेरे पास आएगा, जो मुझे करने को मिलेगा सॉल्यूशन के लिए, वो सब कुछ मैं करके आऊंगा, विद इन टाइम करके आऊंगा, ठीक है। सो बेटा ध्यान रखिएगा, जो चालू होता है वो प्रेशर को कंट्रोल करता है, दैट्स वाई उनके पास रिजल्ट जो है क्लोज टू द 100% मिलता है, ठीक है, 99 परसेंटाइल जाता है, ठीक है, 720 आउट ऑफ 720 आता है। पॉइंट क्लियर है? तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जब बात आती है प्रेशर कांस्टेंट होने की, तो हम बोलते हैं कि जहां प्रेशर कांस्टेंट होगा वो चार्ल्स लॉ है, क्योंकि चार्ल्स जो है चालू है, और चालू इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट करेगा, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज द चार्ल्स लॉ, ओके। और चार्ल्स लॉ कैसा है बेटा? चालू, राइट ना, चालू, चतुर, चालाक, क्लेवर। पॉइंट क्लियर है? सो बच्चों आप भी स्मार्ट बने, क्लेवर बने, ठीक है, आपने अपना हार्ड वर्क करें, विद इन टाइम बाउंडेड प्रिपरेशन करें, राइट ना। और एग्जाम में आप लोग बिल्कुल ये क्लियर एंड क्रिस्टल अपने माइंड में रखें कि अगर हमको जितना हमने हार्ड वर्क किया है, जितना हमारे टीचर्स ने हमको क्लियर किया है,
जितना हमको आता है उसको, उस एरिया को विद इन टाइम कंप्लीट करेंगे, राइट ना। एग्जाम को प्रॉपर टाइम में, ऐसा ना हो कि भाई सिंपल आ गया तो बड़े आराम से चल रहे हैं, कठिन आ गया तो उसी के पीछे पड़ जाए, नहीं, एक क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना है। जब तक कि अगर आपको लगता है कि आपका ये क्वेश्चन जो है आपका 2 मिनट से ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है टाइम का, तो आप क्या करें बेटा, उसको लीव करें, आगे बढ़ें, ठीक है। आपको टिल एंड तक पहुंचना है, जब तक एग्जाम का टेल ना आ जाए तब तक रुकना नहीं है, फिर अगेन उसको एक बार और रिवाइज करना है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। तो प्रेशर को कंट्रोल करना है, प्रेशर कौन कंट्रोल करता है बेटा, चार्ल्स लॉ, चालू आदमी, पॉइंट क्लियर, याद रखिएगा यहाँ पे। तो दिस इज द चार्ल्स लॉ, ठीक है। अगर बच्चे मैं यहाँ पे वर्क डन की बात करता हूँ तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पी डेल वी, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी भी टाइप का बाउंड्री दे रखी है तो पी डेल वी, इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है तो टेम्परेचर की बाउंड्री पुट कर देंगे, और बेटा हम क्या करेंगे, पी डेल वी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, सो क्या आ जाएगा, एन आर डेल टी, ठीक है, एन आर डेल टी। इस टाइप का हमारे पास एक पूरा का पूरा रिलेशन मिल जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने कहा था फास्ट प्रोसेस है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब भी कोई टायर ब्लास्ट करता है तो ठंडी हवा आती है, साउंड जब प्रोपेगेट करता है तो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, ध्यान दीजिएगा, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉइंट क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पे अगर प्रेशर की बात की जाए तो भाई प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट कहाँ पर होता है, जब हम बॉईल करते हैं, राइट ना, जब हम बॉईल करते हैं इन्वायरमेंट में वाटर को, या फिर कोई इस टाइप का एक असेंबली हमने ले लिया जिसमें कोई एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और उसमें हम आइडियल गैस को या गैस को क्या कर रहे हैं बेटा, हीटेड कर रहे हैं। जब इस टाइम अगर हम गैस को हीटेड करते हैं तो इस केस में क्या आता है भाई, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन ना। जब इस टाइप के पिस्टन को कवर करके हम किसी को हीटेड करते हैं, गैस को हीटेड करते हैं, उस केस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे सर, आइसोबैरिक प्रोसेस, पॉइंट क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस आती है बेटा वो है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। बच्चे आइसोकोरिक प्रोसेस में हम कहेंगे कि हियर वॉल्यूम कैसा है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, दैट मीन्स आप ध्यान दीजिएगा जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है उस केस में हमारे पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट मीन्स P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2, क्लियर है, ये आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, जिसने वॉल्यूम को कंट्रोल कर लिया है, किसको कंट्रोल कर लिया है, वॉल्यूम को, अगर वॉल्यूम को ही कंट्रोल कर लिया तो उस केस में उसका वर्क डन कितना, 0, वॉल्यूम को कंट्रोल करने पर वर्क डन कितना, 0, बिकॉज वर्क डन इक्वल्स टू पी डेल वी, राइट ना, चेंज इन वॉल्यूम, जब वॉल्यूम में ही चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन कितना होगा बेटा, यहाँ पे 0 होगा। दैट मीन्स आपको ये बात ध्यान रखना है अच्छे से, पी वी हमारे पास इंडिकेटेड डायग्राम में कैसा आया सर, परपेंडिकुलर टू द वॉल्यूम एक्सिस, ओके। अच्छा, जब किसी ने वॉल्यूम को कंट्रोल कर दिया और उसका वर्क डन 0 है तो बच्चे वर्क डन 0 किसका काउंट करते हैं, अगर हम अपनी जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में देखें तो ऐसा व्यक्ति जो भोला है उसके वर्क डन को हमेशा 0 काउंट किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज अ गैलू-शाक लॉ, एंड गैलू-शाक्स लॉ, राइट ना, गैलू-शाक लॉ, एंड गैलू-शाक कैसा है बेटा, भोला है, और भोला व्यक्ति जो होता है उसका वर्क डन हमेशा कैसा काउंट किया जाता है बच्चे, 0, पॉइंट क्लियर है। सो गैलू-शाक लॉ, वर्क डन 0 इफ देयर इज अ वॉल्यूम कांस्टेंट, पॉइंट क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा, हीट हम प्रोवाइड, रिजेक्ट और एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब हम हीट को रिजेक्ट और एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो सकता है, पॉइंट क्लियर है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, पॉइंट क्लियर है कि नहीं है सभी बच्चों को, राइट ना। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो नेक्स्ट प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। बहुत सारे क्वेश्चन आपको साइक्लिक प्रोसेस से आते हैं बच्चे, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा, 0 होती है, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। एक सबसे पहले आइसोथर्मल में हमने सीखा था आइडियल गैस होगी तो उस केस में क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगी, पॉइंट क्लियर है। इसीलिए ध्यान रखिएगा साइक्लिक प्रोसेस में
चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। तो अगर बेटा मैं यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ को यूज करता हूँ तो डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, दैट मीन्स अगर यहाँ पर कहा जाए कि साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में जो हीट हम गिवन करते हैं वो इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। पॉइंट क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साइक्लिक प्रोसेस में आपको यहाँ ये भी क्लियर तरीके से याद रखना है बेटा कि इफ देयर इज अ साइक्लिक प्रोसेस देन देयर इज टू टाइप्स ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इफ देयर इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन पॉजिटिव वर्क डन, ओके, इफ देयर इज अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन नेगेटिव वर्क डन, ओके। सो पीवी डायग्राम, ओके, और एरिया अंडर द साइक्लिक प्रोसेस या एरिया अंडर द ग्राफ, साइक्लिक ग्राफ रिप्रेजेंट द वर्क डन, ओके। सो वर्क डन के बारे में अगर बात किया जाए, वर्क डन is equals to area under the cyclic PV ग्राफ, ओके। सो बच्चे इस बात को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा अच्छे से कि जो हमारा पीवी ग्राफ है उसका जो इनसाइड एरिया है साइक्लिक वाला, वही किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट क्लियर है? ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, चलेगा। अगर यहाँ पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, देखिएगा। ठीक है, इस टाइप का एक ग्राफ है मेरे पास, अपोजिट ले लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का एक ग्राफ है, साइक्लिक है, ठीक है, और ये जो है आपका 2 से 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम में है बेटा, है ना, ये वॉल्यूम का है, और इस साइड में जो है आपके पास 100 से 400 है ना पास्कल है, ठीक है, और क्या है? प्रेशर दिस डायरेक्शन में। सो आपसे पूछा है वर्क डन इन दिस सिचुएशन या इन दिस साइक्लिक प्रोसेस, तो क्या होगा बेटा? एरिया अंडर द ट्रायंगल। अब एरिया अंडर द ट्रायंगल जब मैं निकालूंगा तो एरिया अंडर द ट्रायंगल कितना होता है बेटा? सो वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/2, ओके। प्रेशर में चेंज कितना है? सो प्रेशर में चेंज होगा बेटा 400 माइनस 100 इंटू, बच्चे इधर कितना है? 2 से 4, सो 4 माइनस 2, ओके। बच्चों ये पास्कल है, दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, और ये क्या है बेटा? आपका वॉल्यूम है, दैट मीन्स मीटर क्यूब। सो मीटर क्यूब आप बच्चों यहाँ पे कट कर सकते हैं इसको, तो कट करने पर आपको कितना मिलेगा? न्यूटन इंटू मीटर विच रिप्रेजेंट द जूल। पॉइंट क्लियर है? सो आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज 2, दैट्स वाई रिमेनिंग कितना बचा? 300, ओके। सो वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस कितना आ गया बेटा मेरे पास? 300 जूल। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सर्कल टाइप का या फिर आपको मिल सकता है बेटा एलिप्स टाइप का, ठीक है। पीवी ग्राफ ही आपको दिया जाएगा, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की आवश्यकता है, ठीक है। ये P1 P2 और ये V1 V2, सिमिलरली ये सर्कल है बच्चे, यहाँ पर V1 V2 और ये क्या है आपके पास? P1 से P2, दिस इज द प्रेशर, दिस इज द वॉल्यूम, ओके। अब बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, हमको एरिया निकालना है ना, तो आपने अच्छे से पढ़ा है कि एक सर्कल का एरिया क्या होता है? तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ओके, इफ देयर इज अ रेडियस गिवन, ओके। लेकिन अगर यहाँ पर r इंटू आर किया जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं ना, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास एरिया है, दिस इज रिप्रेजेंट द वर्क डन, बट ये इन दिस केस आप ध्यान दीजिएगा V1 से V2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर डाया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, डाया को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स वाई रेडियस की जगह अगर डाया आएगा तो उस केस में बच्चे हमको क्या करना पड़ेगा? π/4 डाया 1 इंटू डाया 2 वाला केस करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ का वर्क डन निकालना चाहता हूँ तो वर्क डन आ गया π/4 P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1 वर्क डन। सिमिलरली इन दिस केस, इस केस में भी वही है, P2 माइनस P1 ये डाया और V2 माइनस V1 ये वाला डाया, दैट मीन्स वर्क डन इन दिस केस कितना आ जाएगा? π/4
P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात समझ में? ठीक है। सो बच्चे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमको बन जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान रखिएगा इसको। कहीं से कहीं तक अगर प्रॉब्लम आती है तो हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें क्या होगा कि आपके लिए न्यूमेरिकल सारे के सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड।